जी दोस्तों, मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं बदलते दौर में। यह है बदलता दौर और जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो उड़ान पर हम इस डिस्कशन में बात करते हैं डिसेबिलिटी से जुड़े हुए इश्यूज पे हर बार। आज एक और नया इशू और कुछ पैनलिस्ट को मैंने इनवाइट किया था और एंड टाइम पे उनको कोई काम पड़ गया जिसके कारण वो हमारे साथ नहीं है और हमें नए पैनलिस्ट अरेंज करने पड़े जो कि टॉपिक से रूबरू नहीं है, जिनको मैं करवाऊंगा। उससे पहले कि आज का शो शुरू करें, देखें कुछ आज की हेडलाइंस। कॉमनवेल्थ गेम में भारत के 2 ऑफिशियल्स गिरफ्तार, एक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप और दूसरे पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप। बीजेपी ने कहा अगर अपराधी पाए गए तो होगी सख्त कार्रवाई। आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर की रैली, कहा जितनी देर करेगी बीजेपी उतनी मिलेंगी सीटें आम आदमी पार्टी को। बनारस में विधवाएं मनाएंगी खास राखी का त्योहार, नरेंद्र मोदी को बांधेंगी बनारस की बूढ़ी विधवाएं राखी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के लीडर प्रचंड हुए नरेंद्र मोदी की स्पीच के मुरीद। पी कश्यप ने जीता बैडमिंटन में गोल्ड और अंकित तिवारी गाएंगे 4 गाने फ्री मूवी हमारी अधूरी कहानी में। तो ये थी आज की हेडलाइंस के बाद मैं दानिश महाजन फिर से आपका स्वागत करता हूं रेडियो उड़ान पे। मैं टॉपिक से रूबरू करवाऊं आप सभी को। लुधियाना, पंजाब, लुधियाना का एक स्कूल वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें पिछले हफ्ते एक इंसिडेंट हुआ। जो इंसिडेंट था कि वहां पर बच्चों ने अथॉरिटी से कहा कि हमें पानी की समस्या है, पानी की समस्या और खाने की समस्या है और सफाई की समस्या है। बेसिकली मुद्दा ज़्यादातर कहा जाता है पानी का है। और अथॉरिटी ने उनसे बात की, उनको अश्योरेंस दिया ठीक हो जाएगा। अश्योरेंस लंबे समय तक चला, काम नहीं हुआ। अथॉरिटी जो स्टूडेंट्स थे वो डीसी ऑफिस में पहुंच गए। डीसी ने उनकी बात सुनी और एसडीएम का एक छापा स्कूल में पड़ा। स्कूल में बच्चों को सुना गया। बच्चों ने स्कूल में भी एसडीएम से कहा कि बिल्कुल यहाँ पर आप खुद देख लीजिए यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है। और एसडीएम ने कड़ी वहाँ पर जो छापा मारा तो देखा कुछ चीज़ें सही नहीं थी, तो इंस्ट्रक्शंस दिए गए अथॉरिटी को और अभी थिंग्स थोड़ी बेहतर है वहाँ की। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। मेरी दोनों पक्ष, स्टूडेंट्स और वहाँ के डायरेक्टर से बात हुई है, दोनों के पक्ष पर हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, क्या एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सरीन, द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोग्रेसिव सोसाइटी एंड द परमानेंट पैनलिस्ट ऑफ रेडियो उड़ान। I extend a welcome, sir. I have got Madhu Singhal, ma'am, founder member of Mitra Jyoti. She's also with us and she's familiar with this sort of issues. I have got Mr. Parminder Singh from Punjab. He is a former General Secretary of Punjab Sports Association as well as former General Secretary of Netan Seva Samaj. I have got the advisor of Radio Udan, Mr. Rajiv Bhamre, with me. Very shortly, I hope Mr. Mahesh will join us. So let's begin the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसा कि मधु सिंघल मैम से मेरी बात हो रही, इन्होंने बोला कि ऐसे इशू होते रहते हैं। तो मैम सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, इस जो इशू हुआ है इंसिडेंट, इसमें आप बच्चों का बचपना झलकता है, कैसे देखते हैं इस होल इंसिडेंट को?
First of all, I must say happy Friendship Day to all my panelists. मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीज़ें स्कूल में होती रहती हैं, स्कूल में हो या कोई हॉस्टल हो या जहाँ पे बच्चे लोग रहते हैं, बच्चे ही नहीं कई बार बड़े लोग भी रहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें होती रहती हैं। आवाज़ आ रही है तो कुछ आवाज़ आ रही है, किसी स्पीकर्स की आवाज़ आ रही है किसी साइड से। जी आप बोलिए। मेरा मानना ये है कि बच्चों का भी कई बार बचपना हो जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल अथॉरिटी वाले भी अपना काम जो है वो सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। तो दोनों परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस पे निर्णय लेना चाहिए। मैंने देखा है, हमारे यहाँ भी हम लोग हॉस्टल चलाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कई बार आ जाते हैं कि हमें खाना अच्छा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे पूरे भारतवर्ष से आते हैं एंड सभी का खाना थोड़ा बहुत अलग होता है। हो सकता है कि एक खाना मुझे पसंद है, दूसरे को पसंद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सभी लोग एक साथ हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। खाने में कुछ गंदा मिल रहा है तो आप हमें बताइए, खाने में कुछ कम मिल रहा है तो बताइए, लेकिन ये कह देना कि ये सब्जी अच्छी नहीं थी और रोटी अच्छी नहीं थी, ये सही नहीं। दूसरी बात यह है कि कई बार मैनेजमेंट भी अपने ऑफिस के और दूसरे कामों में लगे रहते हैं और बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा भी देखा गया है कई जगह पर। ऐसी स्थिति में पर मैं फिर भी ये कहूँगी कि बच्चों को तुरंत किसी के पास नहीं जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट से आके खुलकर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि कम से कम घर की बात। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, ये शोर काफ़ी आ रहा है, लिसनर्स के मैसेज आ रहे हैं मुझे। आई डोंट नो ये किसकी साइड से आ रहा है, प्लीज़ चेक कीजिए। रजीब भाई आई थिंक आपकी साइड से आ रही है। जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बच्चों को आकर डीसी के पास न जाके मैनेजमेंट से सही बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन जब ये मामला डीसी के पास चला गया तो फिर ये एक बड़ी बात हो जाती है। डीसी आएगा, स्कूल में छानबीन करेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो अपना डिसीजन लेगा। बट मेरा मानना ये है कि सबसे पहले बच्चे लोग अगर मैनेजमेंट से बात कर इसको सुलझा लें तो अच्छा रहता है। जी हम बात करते हैं सरीन सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका भी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेके, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या सिचुएशंस पैदा होती है जो बच्चे इतने बड़े स्टेप पर आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि वो पहले अथॉरिटी से बात नहीं करते हैं और कितना फ्रस्ट्रेटेड कोई हो जाता है। स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट भी हम लोगों ने भी स्टडी की है, तो आप इस इंसिडेंट में कितनी फ्रस्ट्रेशन या क्या रीजंस होते हैं कि इतने बड़े स्टेप लेने पे मजबूर हो जाते हैं। देखिए, सिमिलर इंसिडेंट से हम 1966-67 में गुजर चुके हैं जब हम लोग स्कूल में थे। फर्क इतना ही था कि वो सरकारी स्कूल था, ये प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल की कुछ अपनी सीमाएं हैं। से फॉर इंस्टेंस अगर वो सीधा डोनेशन पे निर्भर है तो जो मटेरियल डोनेशन दिया जाता है उसके स्टैंडर्ड का हमेशा पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्योंकि कहावत है दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। तो कुछ भी मिल जाता है वो ले लिया जाता है। घर में आप सस्ता अनाज लाएंगे, कोशिश करेंगे, चुनेंगे, बिनेंगे, उससे गंदगी निकालेंगे। लेकिन संस्थाओं में, क्योंकि आमतौर पे दृष्टिबाधित संस्था हो, चाहे अनाथालय हो, चाहे हॉस्पिटल हो, ऐसे कर्मचारी आते हैं जो कहीं और फिट नहीं हो पाते। तो वो लोग जो अंडर एवरेज कर्मचारी हैं वो अपनी जिम्मेवारियों के प्रति उतने जागरूक नहीं होते जितना उन्हें होना चाहिए। तो मुझे लगता है समस्या वहीं से शुरू होती है
मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि स्टूडेंट कर्मचारियों से बात नहीं करता या अधिकारियों से बात नहीं करता। किसी को लड़ने का शौक नहीं है, वो बात ज़रूर करता है, लेकिन जब बात नहीं मानी जाती तो लड़ना तो एक अंतिम रास्ता है। अपनी बात को बाहर रखना, स्कूल की सीमाओं से बाहर जाना, क्योंकि यहाँ विषय ये नहीं है कि खाना कैसा बना, किस प्रांत का बना या किस ढंग का बना। विषय ये कि खाने में आपको न्यूनतम सफाई जो चाहिए या इवन पानी पीने की सुविधा जो चाहिए वो नहीं मिलने का संबंध मेरे हिसाब से कहीं भी किसी प्रांत विशेष से नहीं। और वही 5 नदियों का पंजाब, अगर वहाँ पानी नहीं मिले तो पानी कहाँ मिलेगा मुझे। जी, तो ओपनिंग कमेंट आप क्या है, धन्यवाद जी। राजीव भाई, आपसे जानना ये चाहूँगा कि अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम हॉस्टल में पढ़ते हैं तो काफ़ी मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है रिपोर्ट तैयार करते हुए, तो मैंने वहाँ पर ये पाया है कि जो कुक होते हैं खाने के, वो लोकल नहीं होते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी कुक नहीं मिलेंगे आपको हॉस्टल्स में। जैसे आपने सरीन सर ने बहुत अच्छी पॉइंट, अभी एक पॉइंट दिया कि संस्थाओं में ऐसे लोग लिए जाते हैं बहुत कम सैलरी पे, और वहाँ के लोकल नहीं होते। तो लोकल कुक का भी एक फ़र्क पड़ता है, हर स्टेट का अपना फूड होता है और क्वालिटी का होता है। तो आप कैसे देखते हैं इस इंसिडेंट को, और स्टूडेंट्स ने जो एक्शन लिया, आप मानते हैं कि उनको पहले अथॉरिटी से ही निपटना चाहिए था, ये बात बाहर नहीं लानी चाहिए थी? सभी सुनने वालों को राजीव भामरे का नमस्कार जी। जैसा कि आपने अभी कहा कि उन लोगों ने अथॉरिटी से बात करी थी, तो मैं भी ऐसा ही मानता हूं कि स्टूडेंट ने ये कदम उठाने से पहले अथॉरिटी से जरूर बात करी होगी। मैं खुद 3 साल हॉस्टल में रहा हूँ, और जो भी हमारी हॉस्टल की अगर कोई परेशानी होती थी तो सबसे पहले हम हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के नज़र में लाई जाती थी, और उनको बताया जाता था कि ये समस्या हमारे पास आ रही है। अगर वो वहाँ सॉल्व हो जाती थी तो ठीक था, नहीं तो फिर उसके बाद फिर प्रिंसिपल तक जाया जाता था। और मैं भी यही मानता हूँ कि इन बच्चों ने भी अपने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट या जो हायर अथॉरिटीज होंगी अपने इंस्टीट्यूट की, उनको अपने ये नोटिस में जरूर लाए होंगे अपनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी बिना सोचे समझे, बिना कोई कदम उठाए सीधा डीसी ऑफिस तक कोई भी नहीं जाता। तो मेरा तो ऐसा ही मानना है कि बच्चों ने जरूर इनसे बात करी होगी हायर अथॉरिटी से, और जब कोई हल नहीं निकला होगा या जो भी अथॉरिटीज ने आश्वासन दिया होगा उसका कोई हल नहीं निकला होगा, उसके बाद ही वो डीसी ऑफिस में गए होंगे। जी, हमें बहुत इस पे बात नहीं है, इस पे कई पहलू सामने आ रहे हैं। आई विल टॉक so I'm getting some messages from my listeners that kindly explain the topic in English, so it's my duty. I'm really sorry in the beginning I couldn't do that. The topic is, in Ludhiana there is a blind school, and students complain that they don't have cleanliness in the school. They don't have water, they are not getting the sufficient water, clean water, and the problem with the food as well. So they talked to the authority. The authority said they did not talk to us. They talked, we told them it will be fine, but when it takes 2 months and when nothing happens, they went to DC, and one examination took place and the things are there now. There is slight improvement there is an improvement after this incident we are discussing. परमिंदर सर, अभी आपसे जानना चाहूँगा, आपने सभी को सुना, जैसे आप बोल रहे थे कि मैं सबको सुनना चाहता हूँ। इसमें जहाँ तक मेरी बात डायरेक्टर मैम से, तो ये भी आया गया है कि बच्चों इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते, इनको भड़काया गया है, ट्राइंग टू इंस्टिगेट। तो आप क्या ऐसे इंसिडेंट में, पहले आपसे ओपनिंग कमेंट लेता हूँ, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ा। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली रेडियो उड़ान का, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने भी मैनेजमेंट से भी बात की थी और स्टूडेंट से भी मेरी बात हुई है, और मैनेजमेंट का कहना था कि इसमें कुछ एम्प्लॉइज़ भी हैं और साथ में बच्चों के साथ में, और एम्प्लॉइज़ का साथ में जाना ये गलत है। एम्प्लॉइज़ की अपनी समस्याएं हैं, बच्चों की अपनी समस्याएं हैं, इसलिए एम्प्लॉइज़ जो अपना वो अलग अपना वो टेस्ट करें वो बढ़िया लगता है, लेकिन बच्चों के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़िया नहीं है। जी जी, परमिंदर भाई कंटिन्यू। हाँ नहीं, मैंने तो इस पे अभी बात किया था, मैंने काफ़ी मैनेजमेंट से भी, तो उनका ये कहना था कि कह रहे थे भी हम लोग ये समस्याएं उनकी हैं, उन्होंने ये माना, कह रहे हैं भी हमारे कुछ कुक जो थे वो छुट्टी चले गए थे,
इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि पता क्या जी, देखिए घर चलाना, देश चलाना और इंस्टीट्यूट चलाना ये बहुत मुश्किल काम है। छोटा से छोटा आप घर भी चलाओगे तो समस्याएं उसमें भी आती हैं, तो वो भी। और इसी तरह से इनके इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हम लोग लगभग 30 साल से इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, और पंजाब में जितने भी हैं, खास करके BRTC में, और आप भी वहाँ के स्टूडेंट हो, और एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी वहाँ का बहुत बढ़िया है। क्योंकि उससे आपको उदाहरण देता हूँ कि जितनी भी अभी पंजाब में पोस्टें निकली हैं, उनमें काफ़ी जो BRTC के लगभग 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब में, उनको जॉब मिली है। और इससे ये साबित होता है कि उनके एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है बढ़िया है। यहाँ तक समस्या है खाने की और पानी की, क्योंकि वहाँ पे सुनने में ये आया था उनका वाटर कूलर जो है वो काम नहीं कर रहे थे। वो उसकी कुछ वजह हो सकती है, बोल रहे थे कि खराब हो गया। चलिए वो तो उन्होंने अब ठीक करवा दिए हैं, उन्होंने काफ़ी नए कुक भी रख लिए हैं। बच्चों की जो समस्या थी काफ़ी हल हो चुकी हैं। जहाँ तक दानिश ये बात है कि हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, और जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमने भी ये सब एजुकेशन या बहुत सब कुछ किया है, और उसका नतीजा जो है वो लगभग निकलता कुछ नहीं, जीरो होता है। और बहुत सारी एजुकेशन जो है हमने अपने टाइम पे किया है, लेकिन उसका जो लास्ट में जो कंक्लूजन निकला, जो मैंने अभी देखा, उसका हल वो स्ट्राइक से नहीं है, उसका हल जो है वो बातचीत से है। और BRTC की जो मैनेजमेंट है, जो मैं जानता हूँ, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं उनकी मैनेजमेंट में, और बकायदा वकील हैं काफ़ी देश से वो लोग। एक इनका वो ट्रस्ट है जो काम कर रहा है और काफ़ी सालों से कर रहा है, और काफ़ी अच्छे चल रहा है। और बीच बीच में कभी कभी कोई ना कोई समस्या जो उनकी होती है, मुझे लगता है बच्चों को बैठ के बातचीत करके उसको हल कर लेना चाहिए। और जैसे बच्चे अब थोड़ा सा जो वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे या कुछ करेंगे, तो उससे जो उसकी समस्याएं होंगी, फिर बच्चों को बाद में उसकी प्रॉब्लम्स जो है बहुत बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट का पूरा सिस्टम जो है वो थोड़ा खराब हो जाता है। इसलिए मेरा जो मानना ये है कि आप अगर आपकी कोई समस्याएं हैं, जैसे कुछ ब्लाइंड इंस्टीट्यूट हैं, आप ब्लाइंड की संस्थाएं हैं, आप उनसे बात करके या कोई भी मैनेजमेंट से बात करेंगे तो उससे हल हो जाता है। अगर आप गवर्नमेंट के पास जाते हो तो फिर गवर्नमेंट का अपना सीजर है, वो अपना अडॉप्ट करेंगे, और उसका जो हल है मेरे हिसाब से कुछ नहीं निकलने वाला। जी मधु मैम, आपने सुना अभी परमिंदर सर को, तो मेरे आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं और आपने खुद बोला कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरे 2-3 सवाल हैं कि स्टडी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ हेल्थ, हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो ये हेल्थ जुड़ी हुई है सफाई और खाने के साथ, तो क्यों इस पर बेसिक ध्यान नहीं दिया जाता? जहां हम 10,000 खर्चते हैं तो 5,000 और खर्च के बढ़िया इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो इस पर क्यों नहीं फोकस होता? और दूसरा सवाल, आप जैसे आप और परविंदर जी दोनों बोल रहे हैं कि इस डिस्कशन में कि मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, क्या आपको सच में लगता है, डू यू बिलीव कि मैनेजमेंट किसी को समझे? जब तक किसी चीज़ का उनको माइट इज़ राइट, जब तक माइट इज़ राइट ना हो, मैनेजमेंट सुनती है क्या सच में? जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ मैं आपको बता सकती हूँ अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में। हम लोग बच्चों के साथ बहुत खुले हुए हैं, और हम लोग बच्चों के बहुत साफ बातचीत करते हैं, और साफ बातचीत करते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट उनकी बात नहीं सुनेगा। सेकेंडली, कई बार पैसे की बात नहीं होती है, पैसे तो रखे रह जाते हैं, लेकिन हमें करेक्ट आदमी नहीं मिल पाते। जैसा कि मैं आपको कल का इंसिडेंट बताऊं, हमारा टैंक थोड़ा सा गंदा था और मैं चाहती थी कि इसको जितना जल्दी हो सके हम इसको क्लीन करा दें, लेकिन आदमी नहीं मिल रहा है। हम पैसे लेके खड़े हैं बट आदमी नहीं मिल रहा है। कल मुझे आदमी मिला तो हमने कहा कि इमीडिएटली इसको साफ कर दिया जाए। ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे कि कई बार कुछ छुट्टी पर चला गया तो कुछ ऐसे स्टाफ जो कि थोड़ा अपना समय निकाल कर ये खाना बच्चों के लिए बनाते हैं, लेकिन वैसा खाना नहीं बना पाएंगे जैसा खुद बनाता है। तो मैं हमेशा इन बच्चों को यही समझाती हूँ कि हमारे घरों में भी तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है किसी दिन, तो क्यों नहीं आप लोग मैनेज करते?
और मेरा मानना यह है कि अगर आप सही करेक्ट रीति से मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे तो मैनेजमेंट नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो हमेशा आप बच्चों की बात ज़रूर सुनेंगे और उनके बारे में अवश्य कुछ ना कुछ प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे। जी हमारे साथ महेश जी जुड़ गए हैं पंजाब से। तो महेश जी काफ़ी एसोसिएशन साथ जुड़े हुए हैं और वेल नोन टेक्नोक्रेट हैं और आजकल ये कंप्यूटर कोर्सेज भी इन्होंने करवाया, तो काफ़ी ये जुड़े हुए हैं पंजाब से और हमारा जुड़ गया। हम इनका स्वागत करते हैं। महेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। जी महेश जी, आप पूरी सिचुएशन से रूबरू हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है तो इसमें ये जो डीसी के साथ पंजाब में पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चे डीसी के पास गए हैं जब उन्हें मैनेजमेंट ने बोला है कि उनसे बात हुई थी लेकिन स्टेप नहीं उठाए गए, तो फिर वो गए बच्चे। तो अगर ये षड्यंत्र भी, मतलब कुछ स्टाफ मेंबर्स ने भी, इवन के कुछ स्टाफ मेंबर्स बोल रहे हैं कि हमने ओपनली इसका सपोर्ट किया था, तो उसके बाद वहाँ पर अभी इम्प्रूवमेंट है। जो मेरी बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बोला अभी वहाँ पर कूलर भी लग गए हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जब ये एक्शंस के बाद इम्प्रूवमेंट है तो इन चीज़ों पर पहले क्यों ऐसा नहीं मैनेजमेंट ध्यान देता कि ऐसी नौबत आए ना? धनेश जी, सवाल आपका बहुत वाजिब है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें समझनी पड़ेंगी। नहीं बेटा, मैं काम कर रहा हूँ। पहली समझने वाली बात ये है कि क्या इसके अंदर बात एक्चुअल में है क्या। अगर मान लीजिए बच्चे गए हैं डीसी के पास, सही है, उनका अधिकार है, जा सकते हैं, कोई बात नहीं, तो लेकिन क्या उन्होंने मैनेजमेंट से बात की थी? अब बात करना भी दो तरह का है। आप गए, आपने कहा जी ऐसी करके प्रॉब्लम है, उन्होंने आपको कहा ठीक है सॉल्व हो जाएगी। अब अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो मुझे लगता है कि सीधा आप ये स्टेप ले लें कि आप वहाँ चले जाएं, रादर आप रिटर्न में क्यों नहीं देते? अगर आप रिटर्न में देते हैं तो आज आपके पास प्रूफ है, यस वी हैव डन दैट, हमारी नहीं सुनी गई इसलिए हमने ये स्टेप लिया। अगर रिटर्न में नहीं आप देते कुछ भी, अदरवाइज काम करने का कोई प्रोसीजर हुआ करता है, आप उस वे में चलना चाहिए। ज़रूर पहले रिटर्न में दीजिए, क्योंकि जब एक लिखत में चीज़ आएगी तो सब अलर्ट होंगे कि यस कुछ करना है इसके ऊपर। और जो बात रही अब इसके ऊपर, दो चीज़ें हैं कि खाना सही नहीं, मतलब क्या, मिर्ची ज़्यादा, नमक ज़्यादा या कम, या कोई किसी दिन खाने में चावल जुड़ गए, इस तरह की प्रॉब्लम, या सफाई की प्रॉब्लम्स। अगर सफाई की प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर उसको नोटिस में लाना चाहिए और सबसे पहले इसको रिटर्न में आना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और अगर ये स्टेप्स हुए हैं फिर आप किसी को कह सकते हो कि आपने कुछ नहीं किया। अगर ये स्टेप्स फॉलो नहीं किए गए तो फिर मुझे लगता है कि ये स्टेप गलत है कि डायरेक्टली आप वहाँ चले जाएं, नहीं, क्योंकि जो लोग भी हैं इस चीज़ से जुड़े हुए होंगे, मैनेजमेंट्स होंगी, तो वो अच्छे घरों से होते हैं और वो वेलफेयर का काम करने के लिए आते हैं, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि हर चीज़ अच्छे लेवल पे की जाए। ठीक है, 100 में से 100% कभी भी नहीं होता, कहीं भी नहीं हो सकता, 99 रखा जा सकता है, 98 रखा जा सकता है। जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, मिल बैठ के सोचा जा सकता है। तो ये मेरा कहना है इसके। सलीम सर, आपने सुना महेश भाई को, आपने सभी को सुना लगातार, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब जब हम इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो सम प्रॉब्लम्स आर देयर, तो क्यों स्टूडेंट्स स्टडी पर फोकस नहीं करते हैं? क्यों घर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों वो फोकस नहीं करते हैं रेदर देन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड और फटाफट से इल्ज़ाम लगा देना? क्यों जो उनका मोटिव होता है स्टडी का, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपके इस प्रश्न से बहुत ज़्यादा प्रश्न है सबसे भी कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन प्रश्न आपने किया उस दायरे में बात करनी होगी। मेरा मानना यह है कि स्टडी के साथ साथ बेसिक एमिनिटीज जरूरी। स्टडी तो करने आया ही है कोई बच्चा, या स्टडी नहीं कर रहा है, इनडिसिप्लिन हो रहा है, तो उसको बाकायदा रोका जा सकता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन से रोकता भी है, टीचर्स टोकते भी, क्योंकि यहाँ झगड़ा इस बात पे नहीं हो रहा है तो ओवर डिसिप्लिन मेंटेन। यहाँ झगड़े का मुद्दा यह कि बेसिक एमिनिटीज ही नहीं है। अब मेरा मानना यह है कि मैं जहाँ देहरादून स्कूल में भी पढ़ा, सरकारी स्कूल था, वहाँ भी हमने इस मुद्दे को लेके एक लंबा संघर्ष चलाया। बाद में स्टूडेंट कमेटीज़ बनी, बाकायदा मेस से जोड़ के कमेटीज़ बनाई गई।
पंचकुया रोड में अति जब हुई तो हम लोगों ने प्रयास किया, पूरा संघर्ष किया, अल्टीमेटली वो स्कूल जो है गवर्नमेंट को दे दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट को दे देने से समस्या हल हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चों का जागरूक होना नॉर्मली मैनेजमेंट को पसंद नहीं होता। बच्चे किसी शिकायत को करें तो मैनेजमेंट ये महसूस करता है कि जैसे उनकी इंडिविजुअलिटी को, उनकी आइडेंटिटी को हर्ट किया गया। और ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा टिपिकल रिलेशन है जहां मैनेजमेंट खुद को खुदा समझ रहा है और दूसरों पर किए गए काम को एहसान समझ रहा है। ये मैं सब पर जनरलाइज नहीं कर सकता हूँ, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यही है। क्योंकि मुझे तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मूव करने का मौका मिला है। मैंने यही देखा है कि स्टूडेंट्स को ये मान के कि वो स्कूल के एक हिस्से हैं, उनकी एक भूमिका हो सकती है और उस जरिए उनको उस ढंग से जो है आप उनको उनके साथ व्यवहार करें, वो कहीं ना कहीं गायब है। इवन उनके अचीवमेंट्स को भी कई बार उतना सराहा नहीं जाता। वो सब झेला अपने लाइफ के शुरू के दिनों में भी। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि एक जो है दिमाग की लाइन है बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट्स। मैं आप इसको जायज ठहराते हैं जो स्टेप लिया है? डू यू फेवर? मैं मानता हूँ मजबूरी में लिया होगा। तो मजा नहीं आता किसी को स्कूल से बात। हमें याद है हम जब सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, हमें हर बार शिकायत के लिए तो स्कूल नहीं सुनता था, तो बकायदा दिल्ली में करना पड़ता था और तब इंटरवेंशन होता था। किसी को आनंद नहीं आ रहा है कि अपने स्कूल से बाहर जाए, शिकायत करे। ये कोई क्रेज नहीं है, मैं इसे क्रेज नहीं मानता, कहीं कुछ दर्द है। और मैं यहाँ पर लिसनर्स को बता दूं, सरीन सर जॉनसन सर के बहुत अच्छे दोस्त भी थे और जॉनसन जो VRTC स्कूल के डायरेक्टर थे, तो सरीन सर इनके साथ मैम सारा जॉनसन के साथ भी अटैच्ड हैं, उनके साथ भी बातचीत होती रहती है इनकी। राजीव भाई, यहाँ पर हमें ये भी इस पे बात करना ज़रूरी है कि मैंने पहले भी ये पूछा कि ये स्टेप्स इम्प्रूवमेंट फिर इतनी फास्टर जो थोड़े दिनों में ही ये फास्ट वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया, तो इससे आपको नहीं लगता कि ये स्टूडेंट्स पर एक और ऐसा पॉइंट लगा कि हमने एक्शन लिया था, देखो हमने एक्शन लिया, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, अब हर बात पर वो एक्शन लेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे, क्योंकि उनकी एक धारणा बन जाएगी कि भाई हमने पहले DC के पास गए थे, उसके बाद थोड़ी देर, चलो कम से कम थोड़े दिन ही ऐसा हुआ था। तो इस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं? ये एक पॉजिटिव मूव थी स्टूडेंट्स की, जहाँ इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर मैनेजमेंट इन फ्यूचर? मेरा तो ये मानना है कि आने वाले टाइम में वो भी कोई प्रॉब्लम होती है मैनेजमेंट के साथ, तो स्टूडेंट शुड टॉक इट आउट विद द मैनेजमेंट फर्स्ट इंस्टेड ऑफ रनिंग टू द DC's ऑफिस। दे शुड स्पीक टू द मैनेजमेंट, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट देन एंड देयर ओनली। उसके बाद अगर कुछ नहीं रिजल्ट मिलता, जैसे महेश भाई ने बोला कि लिखित में देना चाहिए, तो दिस कैन ऑल्सो बी डन। वी कैन ऑलवेज पुट इन आवर रिक्वेस्ट इन अ रिटन फॉर्मेट, so that tomorrow if we have to take any step, तो वो हम उसके हिसाब से we can take a step further। लेकिन पहले DC ऑफिस से जाने से पहले मैं तो यही मानूंगा कि पहले हर समय स्टूडेंट्स को हॉस्टल सुपरिटेंडेंट या जो भी हायर अथॉरिटीज होंगी वहाँ पे, उनसे पहले बात करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ राजीव भाई, मैं यहाँ पे बता दूँ लिसनर्स को और आप सभी को, मेरी दोनों पक्ष से बात हुई थी। इवन की डायरेक्टर सभी ने माना था कि 2 महीने काफ़ी देर से ये बात हो रही है और बच्चे भी बात कर रहे थे। इवन जी, बच्चे और स्टाफ दोनों बात कर रहे थे और बात हुई भी थी, लेकिन कुछ रीज़न थे, जो कुक बीमार हो गई थी, कुछ रीज़न थे जिसके कारण वो नहीं कर पाए। जी, अब कंटिन्यू कीजिए। मेरा तो यही मानना है कि भैया अगर 2 महीने तक कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही या कुछ उसका दिख भी नहीं रहा कि वो सॉर्ट आउट होने की कगार पे है, तो स्टूडेंट्स ने सही स्टेप लिया है कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। अगर उन्हें बेसिक इम्यूनिटीज नहीं मिल रही एक ऑर्गेनाइजेशन में, दे हैव द फुल राइट टू गो एंड आस्क फॉर इट। जी 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 मैम, आई विल गेट बैक टू यू। परमिंदर सर, आप सुन रहे हैं, लगातार बने हुए हैं और आप काफ़ी डिफेंड कर रहे हैं इंस्टीट्यूट को। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इस गर्मी के मौसम में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है और हम ये भी मानते हैं बिल्कुल इंस्टीट्यूट को चलाना भी मुश्किल है,
तो अभी इस सिचुएशन में अगर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो अगर मैनेजमेंट नहीं सुनता है, तो आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? आपके क्या सजेशंस रहेंगे? देखिए दानिश, मैं सबसे पहले तो मैं शरीन साहब की कुछ बातों पे एग्री करता हूँ, क्योंकि हमने भी वहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ मैं भी। तो आप डीसी की बात करते हो, हम तो सीएम के पास भी चले गए थे, तो वहाँ पे भी हमारी काफ़ी बातचीत हुई। और लेकिन स्टडी जो अभी मैंने बोल रहा था, जो हम लोग स्ट्राइक वगैरह करते हैं, उसका जो बाद में नतीजा जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं निकलता, क्योंकि बाद में हमारे ये स्ट्राइक नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र भाई वो सीधा डायरेक्ट बात है। नहीं चलिए, वो तो चलती है, नहीं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे निकलती है फिर। तो उसके बाद फिर जैसे आप बोल रहे थे कि उसके बाद क्या, अगर मैनेजमेंट ने आपकी बात, मैनेजमेंट आपके कहने से मैनेजमेंट ने काम करना शुरू कर दिए, उसके बाद स्टूडेंट ये सोचते हैं चलिए ठीक है जी, आज हमारी बात मानेंगे, कल फिर हम करेंगे ऐसे। जी। अब देखिए, जो समस्या है उसका हल ये है कि आप मैनेजमेंट में बैठो, मैनेजमेंट में नहीं हल होता तो बहुत सी जैसे VRTC के या किसी भी इंस्टीट्यूट के कुछ पुराने स्टूडेंट्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट के साथ बहुत टूटे रहते हैं, कुछ ब्लाइंड संस्थाएं हैं जैसे जो काम करती हैं, वो सीधी मैनेजमेंट से भी बात कर सकती है, क्योंकि उनको ब्लाइंड की समस्याओं का पता होता है। वो ऐसे कई कुछ हल जो हैं हम लोग कर सकते हैं, और खास करके VRTC पे अब तो उन्होंने इस पे काम करना भी शुरू कर दिया है। तो इसी चक्कर में अगर कोई भी ऐसी कोई समस्या होती है तो आप मिलजुल के, एक परिवार है, उसको हल किया जा सकता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि बच्चों का भी इस पे कोई ज़्यादा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हम जैसे जब यंग जनरेशन है जो भी है, जैसे हम लोग भी हैं, हमें भी ऑफिस में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम भी थोड़े से भड़क जाते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े अफसर हैं उनको पता होता है भी ये ऑफिस को कैसे चलाना है, कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है एम्प्लॉइज़ को देनी चाहिए। जैसे बड़े बड़े एम्प्लॉइज़ हैं, हम लोग भी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन वो सब चलता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलत करते हैं, कोई भी गलत नहीं करता, क्योंकि जिस पता उसको होता है जी, जो उसको उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं वहाँ पे बैठ के, ठीक है जी। हम लोग तो सिर्फ डिस्कस करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जो फेस करता है, जो उसको ज़्यादा इस चीज़ का पता होता है भी उसको वो लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं। लेकिन बात है हैंडल करने की, आप लोग कैसे हैंडल करते हो, ये जरूरी समस्या है। और हम लोग भी काफ़ी वहाँ पे जुड़े हुए हैं, हमने भी बोला है कि आप जो बच्चों की बेसिक समस्याएं हैं आप उनको तुरंत हल करो। और वो कह रहे हैं कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सब कर रहे हैं, क्योंकि उनके दो कुक जो पहले बीमार हो गए थे तो वो छुट्टी चले गए, उसके बाद इन्होंने नए कुक अभी अरेंज किए हैं, वाटर कूलर जो उनके ठीक हो गए। हाँ, उनकी समस्या है थोड़ी सी, उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट है, या क्योंकि प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, उनके पैसे की समस्या होती है, और कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से अब उनको जो है ग्रांट जो है कम मिलनी शुरू होगी, ऐसी कुछ है। लेकिन जब इंस्टीट्यूट आदमी चलाता है तो हाँ, उनको बच्चों की जो है मिशनरी है तो फॉरेन से भी पैसा आता है, हम उसमें नहीं जाएंगे, ये तो हर प्राइवेट डोनेशन भी बहुत ज्यादा आती है, तो वो अलग चीजें हैं। हम तो ये मानते हैं कि बच्चों की जो बेसिक समस्याएं हैं वो पढ़ने आए हैं, तो आपको जो है उनको बेसिक जो उनकी जो नीड्स हैं उनको जी बिल्कुल, हम यही जानना चाहते हैं मधु मैम से, यही जानेंगे कि बेसिक। मेरी डायरेक्टर मैम से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी ये है कि टॉयलेट में कोई अगर वॉशरूम जाता है तो पानी भी नहीं फेंकता, तो बच्चे जो स्टूडेंट्स भी जिम्मेवार है गंदगी फैलाने में, कोई बर्तन अच्छे से नहीं धोते हैं, चादरें नहीं धोते हैं। तो मधु मैम, स्टूडेंट्स की ओर से क्या प्रॉब्लम्स आती है मैनेजमेंट को, ये भी जानना जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आएंगे तो स्टूडेंट जानबूझकर करते हैं, शायद उनको इसका एहसास ही नहीं होता कि वो कोई गलती कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि भाई जाएंगे तो फ्लश नहीं करके आएंगे, या और तरह की समस्याएं हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन अगेन मेरा कहना यही है कि बच्चों को और मैनेजमेंट को भी अगर कोई समस्या है तो वो उनको भी अपना पॉइंट बच्चों के सामने रखना चाहिए कि भाई जैसे कुछ नहीं आया या दूसरी तरह की समस्याएं हैं, तो बच्चों को साफ साफ बताना चाहिए कि भाई हमें कितना समय लगेगा इसको करने में, इंस्टेड ऑफ जस्ट अगर बच्चे ये डायलॉग आपस में चलते रहना चाहिए। यदि ये अगर हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं लुधियाना स्कूल के बारे में, तो मैं जरूर चाहूँगी कि उनके कोई मैनेजमेंट सदस्य या
स्टूडेंट का कोई स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करता तो इसमें ज़्यादा अच्छा तो सभी लोगों को पता रहता। अगर हम जनरली इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इस तरह की समस्याएं ऐसे सभी प्राइवेट गवर्नमेंट सभी स्कूलों या हॉस्टल जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे ये समस्याएं आती होंगी, लेकिन जैसी सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंगली ही हमको इन समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। जी वेल सेड, आपने बहुत अच्छा कहा यहाँ पे। महेश भाई मैं सरीन सर के पास जाऊँ उससे पहले आपके पास आता हूँ। एक सवाल है, मैं खुद भी इसका विटनेस दूँ। मैं भाई एक चीज़ हम लोगों ने बहुत देखी है कि जगह की समस्या, एक रूम में 8-8 10-10 स्टूडेंट्स को रहने के लिए 10 बेड लगा देना, तो ये भी जितने ज़्यादा लोग एक रूम में होंगे उतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर हमारी कैपेसिटी ज़्यादा लोगों को रखने की नहीं है, क्या हमें ज़बरदस्ती अलाउ करना चाहिए एक रूम में 20-20 स्टूडेंट, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे एक बेड पे 10-10 बच्चे। तो इन चीज़ों पे ये प्रॉब्लम हेल्थ की प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, और ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग हो तो सफाई तो रहती नहीं है उतनी। तो इन चीज़ों से निपटारा कैसे पाएं? जी, सवाल आपका फिर बहुत सही है। अगर तो देखे जगह, आप कह रहे हैं कि एक रूम में 10 बेड भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जगह है 10 बेड के लिए तभी 10 बेड है, एक के ऊपर दूसरा तो नहीं रख दिया होगा। अगर आप कह रहे हैं कि एक बेड के ऊपर 10 स्टूडेंट, तब सोचने वाला विषय है। सर जोड़ के बिल्कुल साथ साथ जोड़ के 10 बेड लगा दिए जैसे कैसे, बस बंदे फिट करने हैं, ऐसी सिचुएशन। और बेड के ऊपर 10 बच्चे भी हैं, बिल्कुल जी, दोनों है जी। तो ये बड़ी विचार करने वाली बात है। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में ये किया जा सकता है कि इसके हल ढूंढे जा सकते हैं। एक तो जगह अरेंज करनी ज़रूरी है, या बच्चों को किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए कुछ तो ऐसा रीज़न है जो बच्चे इतना तंग होकर भी वहाँ रह रहे हैं, वो स्टडी चाह रहे हैं, एक्चुअली वो पढ़ाई चाह रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी बनाना चाह रहे हैं। तो अब ये है कि संस्थाएं भी आपस में मिलकर इनके हल निकाल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक संस्था है उसी शहर में दूसरी संस्था भी हो सकती है, बहुत सारे अरेंजमेंट्स भी किए जा सकते हैं। और लेकिन ये ज़रूरी है कि ये चीज़ के ऊपर बैठ के बात हो। इसका हल ये नहीं है कि आप निकले और सड़क पे निकल पड़े या कुछ ऐसा, ये हल नहीं हुआ करते। ये सिर्फ हल्ला है जिससे कि एक्चुअली में क्या होगा, माहौल ही तो बिगड़ेगा। माहौल बिगड़ेगा तो शांति भंग होगी, तो उसमें पढ़ाई भी सफ़र करेगी, सब चीज़ें उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो दोनों एंड पे ज़रूरी है। मैं ये सिर्फ लुधियाना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। ये ज़रूरी है कि दोनों तरफ डायलॉग हों, बैठा जाए, मीटिंग्स हों, बात हों, और अगर इस तरह के कोई भी पेचीदा इशू आते हैं वो लिखत में हों दोनों एंड से, तबकि एक पर्सन अपनी चीज़ को प्रूव कर पाए। अब आप देखिए, आप कह रहे हो कि आपको उन्होंने बताया ये और मैनेजमेंट ने बताया ये, तो आप किसको मानोगे? इसको मानोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अकेली जगह नहीं है यहाँ जहाँ ये दिक्कतें आती हैं, वो हर जगह आपको मिलेंगी, हर स्कूल में मिलेंगी। लेकिन ये है कि ये एक स्पेशल स्कूल है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक चर्चा का विषय बन गया या एक अलग चीज़ बन गई। तो इसमें अगर चेकिंग हो भी गई, वहाँ कुछ खामियां पाई गई, वो दूर हो गई, तो इसमें कोई बड़ा इशू भी नहीं है। बहुत जगह ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और मेन बात ये है कि सुधार कैसे हो, सुधार बातचीत से हो सबसे अच्छा। अगर उससे नहीं हो रहा तो फिर उन्होंने ये स्टेप ले लिया तो हाँ ठीक है, उनका हक। लेकिन अब ये स्टेप से पहले सारी फॉर्मेलिटीज पहले की पूरी हुई थी, अब ये इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जी बिल्कुल। सरीन सर, आप क्रांतिकारी हैं, मैं जानता हूँ आपको, और आप विश्वास करते हैं ऐसी चीज़ों में। और जब मैंने बात की स्टूडेंट, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। उन्होंने बोला अगर हम चाहते तो हम मीडिया को भी लेकर आ सकते थे। तो स्कूल की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमने मीडिया नहीं लिया, हम तंग आ गए थे, तो हमने सिर्फ सीधा डी के पास गए। तो हो सकता है कि ये वेल प्लान स्ट्रेटजी हो। तो इन फ्यूचर अब आपके क्या विचार रहेगी, इन फ्यूचर जो समस्याएं आती हैं उनसे टैकल करने के आप कौन से तरीके बताएंगे? देखिए, मेरी नज़र में पहले तो स्कूल चलाने के प्रति ईमानदारी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ग्रांट के चक्कर में स्कूल में एक्चुअल संख्या कुछ होती है और बताई कुछ जाती है। ऐसे खेल मैंने बहुत देखे हैं, बहुत से प्राइवेट स्कूलों को जानता हूँ। उनकी अपनी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन ये सत्य बहुत तगड़े स्तर पे है। और उस पर सरकार जो नियत करती है हर स्टाफ की सैलरी, वो भी इतनी कम है, और इसीलिए वो इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल चल जाए,
या आउटसोर्सिंग हो जाए, ताकि कम पैसे में ज़्यादा टीचर रखे जा सके। आप सरकारी सैलरी देंगे 25,000 30,000 और प्राइवेट संस्था में रखेंगे 10,000 में टीचर, तो 10,000 में तो 10,000 लायक ही टीचर आएगा ना भाई जी। अब वो स्तर सुधारने के लिए, क्योंकि मैं BRTC जैसे स्कूल को मिशनरी स्कूल मानता हूँ जी। मैं इस पे नहीं आऊँगा उनका पैसा कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर वाकई में नीयत साफ हो तो उनके पास इतना पर्याप्त साधन है कि वो बड़े आराम से स्टूडेंट्स को बेसिक फैसिलिटीज़ दे सकते हैं और शिक्षा भी का भी स्तर बना सकते हैं। मैंने वहाँ के अच्छे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, ऐसा नहीं कि सब जी। हम खुद वहाँ से पढ़े हैं, ये तो नहीं पता अच्छे हैं या बुरे हैं। जी कंटिन्यू सर, आपकी आवाज़ चलेगी। आई थिंक सम नेटवर्क इशू। जी जी सर बोलिए। मेरा मानना है कि जब तक ये स्कूल चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, ईमानदारी नहीं बरतेगा स्टूडेंट की संख्या के बारे में, टीचर की संख्या के बारे में और सर्वेंट्स की संख्या के बारे में, तब तक स्कूल बेसिक आवश्यकताओं के साथ चल नहीं सकता। और जब आप चला नहीं पाएंगे, आप अपनी मजबूरी के चलते जल्दी नाराज होंगे, स्टूडेंट्स उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई वो नाराज होंगे। उस पूरे नाराजगी के में कौन कहाँ क्या सीमा लगेगा वो पता नहीं चलता। आप पिछले टॉक में वो चर्चा कर भी चुके हैं आंध्र प्रदेश की, जहाँ एक बच्चों पीटा गया था। तो वो चीज़ें आती कहाँ से है? वो जड़ वही है कि आप चलाना चाहते हैं, बड़े ऊंचे मंसूबे हैं, लेकिन ग्रांट की अपनी लिमिटेशंस के चलते दिखाते कुछ है करते कुछ है। जी। और मेरे को एक बड़ी खुशी होती है एक बात बता के कि बड़े लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं कि आप ये पहली बार मतलब ऐसा हो रहा है इंडिया में कि यहाँ पर ब्लाइंड से रिलेटेड डिस्कशंस होती हैं तो हमें पता लगता है। तो मुझे कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये बातें सामने आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये भी डिबेट का इशू है। लेकिन अभी भी काफ़ी लिसनर्स के मुझे मैसेज आ रहे हैं, उनका धन्यवाद सभी का। एक मैसेज आया है परमिंदर सर आपके लिए, एक मैसेज आया है, एक सवाल है लिसनर का कि आप वो आपको लगातार सुन रहे हैं और वो आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है ये ब्लाइंड स्कूल्स का, तो वो आपसे जानना चाहते हैं क्या आपको लगता है कि आजकल ये जो ब्लाइंड स्कूल खोले जाते हैं ये वेलफेयर यानी कि भलाई के इरादे से खोले जाते हैं नंबर 1, और क्या आपको वाकई आपको लगता है कि वहाँ पर पर्याप्त बेसिक साधन है, सफाई है? एक लिसनर का सवाल। देखिए सर, मैं ये मानता हूँ कि अभी ब्लाइंड्स के ऊपर जो काम हो रहा है ना दानिश जी, मैं ये मानता हूँ खास करके पंजाब में वो नाम मात्र का है। बहुत से ब्लाइंड स्कूल पंजाब में हैं जो मेरे हिसाब से होने नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी काम ब्लाइंड वेलफेयर के लिए नहीं होता। क्योंकि जैसे अभी सरीन साहब ने कहा कि सर ग्रांट का चक्कर है, दान का चक्कर है, ये सब चलता है। बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, नाम नहीं लूँगा उनके क्योंकि बात ऑनलाइन चल रही है, तो इसलिए मैं ये मानता हूँ यहाँ पे बेसिक जो ब्लाइंड की जो एजुकेशन है वो उसका स्तर जो है वो काफ़ी नीचे जा रहा है। अब आपको उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण तो मैं दे ही सकता हूँ, क्योंकि जो अब जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है नेत्रहीन जो जमालपुर में लुधियाना में चल रहा है, उसमें टीचर्स की इतनी कमी है कि गवर्नमेंट अभी तक उसमें काम नहीं कर रही है। उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जिसपे वो अभी भी मैनेजमेंट उस पर जो गवर्नमेंट लोग हैं वो काम नहीं कर रहे। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया उसमें, स्कूल में सीएम तक को भी ले आए हम लोग वहाँ पे, और उनको भी ये बताया कि इसमें ये समस्याएं हैं, आप प्लीज़ इसको प्रॉपर इसको हल करने की कोशिश करें। क्योंकि पंजाब में एक ही एक स्कूल है जो गवर्नमेंट का स्कूल है और उसमें काम जो है वो होना चाहिए। अब उसमें चक्कर क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। उसमें अभी टीचर्स ट्रेनिंग चलती है। अब वो देखिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सुरीन जी काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें अब ब्लाइंड स्कूल में एक भी ब्लाइंड को टीचर ट्रेनिंग में नहीं लिया जाता। उसमें पता नहीं क्यों ब्लाइंड अप्लाई नहीं करते, जब ब्लाइंड इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में चल रहा है। अब बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं, अब देहरादून में भी बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चला रहे हैं, लेकिन वो ब्लाइंड के रिलेटिव नहीं है। ब्लाइंड के ऊपर ब्लाइंड पे उस पर कोई असर नहीं है उसका। मैं ये मानता हूँ कि अभी कुछ साल ऐसे आएंगे, ब्लाइंड यहाँ से चले थे वहीं फिर पहुँच जाएंगे, क्योंकि ब्लाइंड के ऊपर काम नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लाइंड के नाम पे काम बहुत हो रहा है। पंजाब इतना फंड, हाँ नहीं सभी जगह को, खास करके पंजाब में इतना फंड है वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास
लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा। अब बहुत से आप देखो, आप जितनी भी ब्लाइंड संस्थाएं हैं, अच्छे टीचर्स नहीं है, जो जिसका जी चाहता है वो अपना स्कूल खोल लेता है। ब्लाइंड पंजाब में भी बहुत से ऐसे स्कूल खुले हुए हैं जिसका कोई वाली वारसी नहीं है। अब बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बोला है सब आप इस पे काम करें भी, इतने इंस्टीट्यूट नहीं चलने चाहिए। कम से कम हमारे 1-2 जो स्कूल हैं बहुत अच्छे हैं, जैसे जमालपुर का स्कूल है, VRTC है, अमृतसर है, ये टॉप लेवल के जो 3 स्कूल हैं। उसके अलावा जितने भी स्कूल हैं जो भी चल रहा है वो सब नामात्र के, उसमें कोई भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं। और खास करके लड़कियों को भी कई बार ले लेते हैं, जबकि लड़कियों के रखने के लिए उनके पास खास अरेंजमेंट भी नहीं है। हमने काफ़ी कोशिश की है, अभी इन जो चला रहे हैं उनको कहा भाई आप बच्चों को रखो लेकिन लड़कियों को मत रखो, लड़कियों को वहाँ भेजो यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज उनको मिले और अच्छी उनकी एजुकेशन हो। हम लोग कोशिश तो करते रहे हैं, अभी आगे भी करते रहेंगे कि जो इनका सुधार है जो वो बहुत अच्छा चले, लेकिन पंजाब में अभी काम इतना जोरों से नहीं चल रहा है, ये मैं मानता हूँ। अभी जो पंजाब में एजुकेशन जो है वो सबसे मुझे लगता है वो निम्न स्तर पर अभी जा रहा है। और फैसिलिटीज के नाम पे तो आप पूछो मत, आप कभी विजिट करो, हर एक स्कूल में जाओ तो आपको ये देखने का मिलेगा। और ब्लाइंड के नाम पे बहुत लोग जो हैं वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जो ब्लाइंड, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, ये मैं मानता हूँ। जी, तो राजीव भाई, अभी परमिंदर बोल रहे हैं, ऐसा आपने सुना। तो ये 2 सवाल यहाँ पर उठे इम्पोर्टेंट। एक सरीन सर ने उठाया कि यहाँ पर जो टीचर्स की क्वालिटी है, जो मैनेजमेंट की, उनके पास वो टीचर्स को इतना मतलब रिक्वायर्ड मनी नहीं दी जाती, जिसके कारण क्वालिटी नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जगह जगह परमिंदर सर ने कहा कि फैसिलिटी देख लीजिए आप, क्वालिटी देख लीजिए, जीरो है। जब ऐसी चीज़ जीरो ही है तो फिर इस सिचुएशन में जब बच्चे स्टेप लेते हैं तो फिर हम उसे कैसे कंडेम कर सकते हैं? भैया बात सीधी सी यही है, जैसे आपने शुरू में बोला था, माइट इज राइट। जो भी ये ऐसे धंधे खोलते हैं, ये संस्थान जो है आजकल बिजनेस के व्यू पॉइंट से खोले जाते हैं, ना कि वेलफेयर के पॉइंट से। तो ये जो भी खोलते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा जो मेन एम है पैसा कमाना, मेन एम है, वेलफेयर नहीं है। और हम जो करेंगे, वी आर द गॉड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस, वी आर द पर्सन्स हु हैव द राइट, हु हैव द माइट टू डू व्हाटएवर डिसीजन वी फील लाइक टेकिंग, टू डू व्हाटएवर वी फील लाइक डूइंग। अगर किसी का ऐसा व्यू पॉइंट है तो फिर बच्चे अगर स्टेप लेते तो कंडेम भी करेंगे, और क्या करेंगे, उनको उनकी आरती थोड़ी उतारेंगे वो लोग। उनके हिसाब से तो वो लोग उनके खिलाफ कैसे गए, उनका ये मत होता है कि हाउ डेयर दे वेंट अगेंस्ट अस। ये व्यू पॉइंट आ जाएगा मैनेजमेंट का, तो फिर तो यही कंडेम ही करना पड़ेगा। और अगर जैसे सरीन सर बोल रहे हैं, कोई भी काम करे, अगर मैं ईमानदारी से काम करता हूँ तो भगवान की कृपा से सब कुछ सही काम होता है। लेकिन जहां मेरे मन में आ जाता है कि लालच, मैं 1 के 2, 2 के 4, 4 के 10 करूं, तो कहीं ना कहीं फिर फैसिलिटीज सफर करेंगी, बच्चों का स्टेटस सफर करेगा, एजुकेशन सफर करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफर करता ही रहेगा फिर वो। जी, महेश भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे परमिंदर सर ने बोला ये बातें, पंजाब की स्टडी, क्या आप इससे एग्री करते हैं? और क्या रीजंस है जो, क्योंकि ये डिस्कशन लुधियाना स्कूल को लेकर है, तो जानना चाहूँगा कि पंजाब में इतनी पैथेटिक सिचुएशन क्यों है, अगर आप एग्री करते हैं तो। देखिए, अगर बात हम शिक्षा की कर रहे हैं, शिक्षा, सिर्फ मैं शिक्षा पे अभी जवाब दूं। हाँ, शिक्षा के ऊपर पंजाब, आप सिर्फ इन स्कूल्स की बात क्यों कर रहे हैं? वैसे उठाइए, पंजाब में वैसे शिक्षा का स्तर क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा। ओवरऑल सिचुएशन क्या है पूरे पंजाब की, शिक्षा का स्तर सुधर रहा है या गिर रहा है नीचे, वो भी सब चीज़ें देखनी होंगी। समाज वही है, उसी समाज में से निकले हुए लोग हैं। ये नेत्रहीन कहाँ से आते हैं? समाज में से तो आएंगे। उनकी पेरेंटल कैसे हैं, पेरेंट्स फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कई जगह बहुत मैटर कर रही है। आप उनमें लीजिए, सरकारी स्कूलों में क्या है, वहाँ कौन आज की डेट में अपने अच्छे घरों के बच्चों को लगाते हैं? क्या नहीं लगाते। तो चीज़ें ये हैं कि एक्चुअल में फैसिलिटीज़ मैटर बाद में करती हैं, पहले
आप पे क्या करते हो। आजकल एजुकेशन एक बिजनेस है, रियली एक बिजनेस बन चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए था। चले अब बन चुका है। अब बात आई दूसरी कि यहाँ ये नेत्रहीन जो हैं, यहाँ एजुकेशन का क्या है। तो आप मानिए, एक तो है कि लेवल एजुकेशन का नीचे जा रहा है, सही है, लेकिन दानिश आप भी तो वहीं से निकल के आते हैं। आप कंप्यूटर फील्ड में कैसी एजुकेशन, आप एडवोकेसी नहीं कर रहे। तो आज हम यहाँ किसके लिए बैठे हुए हैं? एडवोकेसी करने के लिए बैठे हुए हैं। हम बच्चों के साथ नहीं जोड़ते। पर्सनल लेवल के ऊपर कितनी काम हो रहे हैं। क्या पहले, आज से पहले जितनी यूथ आज इंटरनेट के माध्यम से और माध्यम से एजुकेशन ले रही है, वो भी एक माध्यम ही है, ढंग है एजुकेशन लेने का। तो अब ये बात आई कि टेक्स्ट बुक पढ़ा देना ही क्या एक एजुकेशन है। अब ये अलग अलग सवाल है, विषय इनको कंपाइल करें तो ये जी हाँ बिल्कुल सही कि एजुकेशन का स्तर बहुत लेवल पे कम हो रहा है पंजाब में, लेकिन इसको सुधारने के लिए ऐसा नहीं है कि सभी के सभी ब्लाइंड लोग पीछे चले गए, नहीं, उनके लिए बहुत काम भी हो रहा है। हम सभी लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं अपने अपने लेवल के ऊपर। तो ये प्रयास बढ़ने चाहिए। और सरीन सर की बात सही है कि ईमानदारी बढ़नी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए। महेश जी एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे ये क्लियर जी बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। काम कर रहे हो आप? हाँ जी, कौन सा क्या कर रहे नया हैं? काम हो रहा है एजुकेशन के नाम पे? कहाँ? कहीं पे भी और पंजाब में आप हो रहा है ना, एजुकेशन पे काम हो रहा है, कौन सा हो रहा है काम? नहीं, देखिए मैंने कहा कि ओवरऑल पंजाब की एजुकेशन का स्तर नीचे जा रहा है, मैंने ये बोला। और रही बात नेत्रहीन की, उसमें मैंने कहा कि एडवोकेसी बढ़ रही है, हम लोग पर्सनल 1-to-1 बहुत काम कर रहे हैं, मैंने उसमें ये चीज़ कही। ओवरऑल जो एजुकेशन का स्तर है वो तो पूरे बिजनेस ही बन गया। 1-to-1 जैसे कंप्यूटर पे एक दूसरे को सिखा देना, जिसको फोन करके बता देना, नहीं चीज़। कौन किसको नहीं कर रहा। आप ये देखिए, जो लोग उभर के आते हैं वो कम से कम अपने 10-10 लोगों को और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उभर के सामने आ जाए। ये पर्सनल लेवल पे है ना? जी मतलब पर्सनल लेवल पे उन्होंने बोला 1-to-1। जी मधु मैम, आपने सुना अभी आप बताइए कि ये जो क्या आप तो चलाती हैं एनजीओ और आप अच्छा भी, आई डोंट नो क्योंकि मैं वहाँ विजिट नहीं किया, तो आप इन विचारों से सहमत तो नहीं होंगी। सभी एनजीओ ऐसा पैसा कमाने के लिए घूमती हैं, तो ये जो माइंडसेट फिर बन रहा है, और आपके क्लोजिंग कमेंट भी हैं, आपका इस टॉपिक पर आप सभी को क्या बोलना चाहेंगी, प्लस जो आज का इंसिडेंट है उसके ऊपर आपके क्लोजिंग कमेंट। नहीं, एक्चुअली बहुत सारी एनजीओ काम कर रही हैं, एनजीओ बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन मैं इससे सहमत हूँ कि कुछ एनजीओ जो खोली जाती हैं, मतलब मे बी उसमें बहुत सारे पर्सनल इंटरेस्ट जुड़े रहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, पहले भी शायद कभी डिस्कशन हुई थी कि गवर्नमेंट या कहीं से कोई ऐसा वो होना चाहिए कि कम से कम क्रेडिबिलिटी हम लोगों को देखनी चाहिए, सभी इंस्टीट्यूशन की, इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रही है। तो सम अथॉरिटी शुड बी देयर हु कैन फाइंड आउट हु इज डूइंग व्हाट। सेकेंडली, मैं सरीन साहब की बात से बहुत अच्छे से सहमत हूँ कि एक ऑनेस्टी, अगर आप में ऑनेस्टी है तो आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी, जैसे कि भी कुक की आ गई, इसकी आ गई, उसकी आ गई, लेकिन अगर आप में ऑनेस्टी है तो आपका इंस्टीट्यूशन भी अच्छा लगेगा। आप बच्चों के लिए सब अच्छा ही सोचेंगे कि वट एवर द बेस्ट आई कैन बी एबल टू डू, आई मस्ट डू इट फॉर द स्टूडेंट्स। तो मेरा मानना यही है कि ऑनेस्टी इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अपनी क्रेडिबिलिटी एक बना के रखें, अपना एक स्टैंडर्ड बना रखें, तो सभी एनजीओज अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को ज़रूर मानती हूँ कि कुछ एनजीओज में बहुत सारे पर्सनल इंटरेस्ट आ गए हैं और आई डोंट नो कहाँ पे इस पे फुल स्टॉप लगाया जा सकता। जी सरीन सर, आज की डिस्कशन को कंक्लूड कीजिए आप, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मेरा क्लोजिंग कमेंट केवल इतना ही है कि एक जो प्रयास सरकार कर रही है इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम पे, और जो सोच है कि धीरे धीरे दृष्टिबाधितों के संस्थान बंद कर दिए जाए, मुझे पूरा डर है कि ये बहाने हो जाएंगे, चाहे वो सरकारी संस्थान हो चाहे निजी, क्योंकि सरकार स्पेशली दृष्टिबाधित के लिए पैसा खर्चने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सोशल वर्क है। आज बिजनेस ओरिएंटेड सरकार होने के नाते किसी भी हालत में नहीं चाहेगी कि सोशल वर्क या सर्विस प्रोवाइडिंग ज़्यादा करेगी, तो वो कमोबेश प्राइवेट एंटरप्राइज पे ही डिपेंड कर रही है या कॉल सेंटर टाइप के लोगों पर डिपेंड कर रही है। तो मेरा मानना है कि जो प्राइवेट संस्थाएं भी हैं वो ईमानदारी से इस काम को निभाएं
और वो मॉक के ही बंद होने के दिन आते। तो आज के इंसिडेंट पर आप यही बोलेंगे जी। रजीब भाई, आपके क्लोजिंग कमेंट। मेरा तो यही मानना है कि सारी एनजीओ को, जैसे सब बोल रहे हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वही अपनानी चाहिए। और अपना काम, अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, चाहे आप वेलफेयर की कर रहे हैं, उसको आप ईमानदारी से करिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के करिए। तो और अपने जो मैनेजमेंट, अगर आप मैनेजमेंट में हैं, जैसे आप ये इंसिडेंट हुआ, अगर मैनेजमेंट स्टूडेंट के साथ ओपन होती और एक ऑनेस्टी से उनको जवाब देती, क्लियर कट जवाब, ये नहीं कि आपने समस्या दी, ठीक है हम इसका सुधार करेंगे, उनको पूरा प्रॉपरली बताया जाता कि भैया हाँ भैया ये समस्या है, वी एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम एंड बाय दिस डेट दिस प्रॉब्लम वुड बी सॉर्टेड आउट। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हुई है एक दिन में तो नहीं हुई कि आज प्रॉब्लम हुई और आज ही की आज स्टूडेंट किसी के पास चले गए। इस प्रॉब्लम को कई महीने, कई साल भी हो सकता है ये उन्होंने झेला हो स्टूडेंट्स ने, और उसके बाद उन्होंने ये स्टेप लिया हो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है मैनेजमेंट से ये बातें शेयर भी करी हो कि ये प्रॉब्लम आई हमारे, वी आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ बातचीत भी हुई हो। कोई भी, मैं समझता हूँ, यही मानता हूँ कि प्रॉब्लम एक दिन में खड़ी नहीं होती। प्रॉब्लम को खड़े होने में, इस लेवल तक पहुँचने में इट टेक्स अ टाइम। हो सकता है कुछ हफ्ते लगे हो, कुछ दिन लगे हो, कुछ महीने लगे हो, या कुछ साल भी लगे हो सकता है आपके टाइम ये प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन आपने कोई स्टेप नहीं लिया हो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में, और आज के स्टूडेंट ने प्रॉब्लम ये, दे वर नॉट एबल टू बियर दिस प्रॉब्लम, तो उन्होंने कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ा। जी, तो वेल सेड रजीब भाई। महेश भाई, आपके क्लोजिंग कमेंट और कंक्लूड दिस डिस्कशन। जी, मेरे कमेंट्स ये हैं कि सबसे पहले, जैसे कई जगह मैं दोहराया करता हूँ, अराइज अवेक, उठिए, जागिए, और जागरूकता हर एक जगह पे आनी चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे एक स्टाफ ही क्यों ना हो। स्टाफ अगर सैलरी लेता है तो उसकी ईमानदारी वो भी बरते, मैनेजमेंट जिम्मेवारी लेती है तो वो बरते, और अगर स्टूडेंट्स हैं तो अपने लेवल पे वो भी करें। और रही बात ये कि इसका हल जो मुझे कई बार दिखता है कि आप खुद अपने कुछ लोग मैनेजमेंट में शामिल हों, आपको पता है आपकी समस्याएं क्या हैं, तो आप में से भी इक्का दुक्का कोई बंदे उनमें बैठे हैं, अपना प्रूव करें कि यस हम भी यहाँ हैं, और उनसे बात करें। अगर कोई दिक्कत है तो उसके रास्ते ढूंढे जाएं। अगर रास्ते नहीं निकलते, फिर आप देख ही रहे हैं कि क्या है वो चीज़ है। ठीक है, आपको जो जिसको सही रास्ता करता है आप किसी को रोक तो सकते नहीं है, सबके पास अपने अपने रास्ते हैं, तो फिर ये चीज़ें सबको ही समझनी पड़ेंगी। अंत में परमिंदर सर, आपके क्लोजिंग कमेंट। देखिए दानिश, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे चेक होना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा पंजाब में जितनी भी एसोसिएशन जो काम कर रही हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो ब्लाइंड वेलफेयर के लिए इंस्टीट्यूट बने हैं, जो संस्थाएं बनी हैं, उन पे अपना चेक रखे, ताकि अगर ये संस्थाएं जो एसोसिएशन हैं जो काम कर रही हैं ब्लाइंड फील्ड में, अगर वो इंस्टीट्यूट पे थोड़ा थोड़ा चेक रखेंगी तो मुझे लगता है, क्योंकि वो तो बच्चों से बात भी करेंगी, मैनेजमेंट से भी बात करेंगी, क्योंकि उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे जो उन इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे और वो बाद में इस एसोसिएशन में शामिल हो गए, उनको सारी समस्याएं का जो है वो ज्ञात होगा। इसलिए वो मैनेजमेंट और स्टूडेंट के बीच में कड़ी का काम करें सॉरी, और उसके बाद उनका जो हल है वो मुझे लगता है उसका जो नतीजा होगा बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी स्कूल मैनेजमेंट और एसोसिएशन ने काफ़ी रहा हूँ और मैंने काम भी किया है, और मुझे लगता है उसका जो नतीजा है बहुत बढ़िया निकलेगा। और मुझे लगता है कि ये आगे हमारी जो एसोसिएशन है उनको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट्स हैं वो तो वैसे मोस्टली जागरूक ही रहते हैं, और मैनेजमेंट को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जो शिक्षा का स्तर है उसको स्पेशली पंजाब में उसको बढ़ाना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट ये नहीं होना चाहिए दानिश की जो भी चाहे आप या मैं चाहूँ, अगर मेरे पास थोड़ा सी ज़मीन है तो मैंने इंस्टीट्यूट खोल लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इंस्टीट्यूट वो खुले जो जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बहुत तकड़ी हो और वो काम कर सके। अब जो जिसका जी चाहता है वो इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाता है, क्योंकि उसको दान मिलता है, वो लेता है, और बिजनेस जो कहते हैं बिजनेस मैनेजर लोग हैं वो करते हैं, और उसमें ब्लाइंड जो बच्चों का है वो बहुत नुकसान होता है। और मैंने देखा है, और बहुत से बच्चे जो हैं और इसी वजह से उनका जो स्तर है बहुत गिरा है। वो क्यों गिरा क्यों है? क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पे खुल गई हैं और वो मन माना अपना काम करती हैं और बच्चों को ध्यान नहीं देती, और टीचर्स को तनख्वाह कितनी देती हैं? 1000 2000 के ऊपर कभी नहीं देती। तो इसलिए ये है भी, अगर हमारी जो एसोसिएशन है पंजाब में बहुत एक्टिव है और काम भी अच्छा कर रही हैं, जैसे NIB है, भारत नेत्री सेवा समाज है, और भी बहुत लोग हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा एक्टिव हों और बच्चों और जो है मैनेजमेंट के साथ कड़ी के रूप में काम करें और इनकी जो समस्याएं हैं तकरीबन हल करने की कोशिश करें। ये मेरा मानना है। जैसे हमने अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ में किया था और काफ़ी कोशिश भी की थी, सीएम तक के पास हम सीएम को भी यहाँ पे लेके आए थे और काफ़ी विजिट करवाई थी उनकी, और उसके बाद जो है काफ़ी कुछ काम हुआ है उसमें, अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। जी थैंक यू सो मच। अब समय ज़्यादा नहीं रहता मुझे, आप सभी आए इस डिस्कशन में। स्पेशल थैंक्स टू राजीव भाई एंड मधु मैम, बिकॉज एट द टाइम आई इन्वाइटेड देम, panelists were gone to they were not able to join me rather due to some reason. So I extend a very welcome for the other listeners for the next show, and thank you so much to everybody who have joined me. Thank you so much. धन्यवाद दानिश। धन्यवाद दानिश जी। Thank